हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू पाथफाइंडर। पाथफाइंडर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट विषय के बारे में जो यूपीएससी के मेंस में हमें क्वेश्चन के रूप में देखने को मिल सकता है। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि भारत में हेल्थ केयर जो है वो इतनी एक्सपेंसिव क्यों है? इस विषय पे विस्तार से चर्चा करेंगे। व्हाई हेल्थ केयर इन इंडिया इज सो एक्सपेंसिव। मेरा नाम शुभम सरधालिया है। यूपीएससी प्रिपरेशन में मैं आपका एजुकेटर हूँ, आपका मेंटोर हूँ। अलग अलग सब्जेक्ट्स को मैं आपके साथ टेकअप करता हूँ। हम डिस्कशन करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की ऑन दिस चैनल पाथफाइंडर। दोस्तों, आप हमारे साथ हमारे प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज का हिस्सा बन सकते हैं जिसमें आपको बेहतरीन तरीके से यूपीएससी के पूरे सिलेबस की तैयारी कराई जाएगी। आपको हमारे साथ जुड़ना है यूजिंग दिस कोड SAR10। दोस्तों, ये कोड आपको हमारे सभी कोर्सेज पर मैसिव डिस्काउंट जो है वो दिलाएगा। आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ऑप्शनल के लिए आप हमारे साथ एनरोल कर सकते हैं। किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, कोड रहेगा SAR10। ये कोड जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। दोस्तों, आपके लिए बाईलिंगुअल बैचेस हमारे बहुत ही जल्द स्टार्ट हो रहे हैं। अन अकेडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप आपके लिए हम लेकर के आए हैं। अन अकेडमी कॉम्पीट है। ये सब चीजें आप 0% ईएमआई या नो कॉस्ट ईएमआई जिसे हम कहते हैं, जिसमें आपको कोई भी इंटरेस्ट जो है वो पे नहीं करना है। ये पूरा का पूरा कोर्स अमाउंट छोटे छोटे मंथली इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड होकर के आपको पे करना होगा, यानी कि कन्वीनियंटली आप इस अमाउंट को पे कर सकते हैं। दोस्तों, सवाल है व्हाई हेल्थ केयर इज सो एक्सपेंसिव इन इंडिया। क्या वजह है कि भारत में हेल्थ केयर जो है वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव। आपने देखा होगा, जब भी कोई बीमार होता है तो बीमारी से ज्यादा चिंता इस बात की होती है कि अब इसका इलाज कैसे होगा। दोस्तों, भारत जो कि दुनिया की फार्मेसी कहलाया, आप सभी ने देखा पिछले लास्ट 2 इयर्स में जिस तरीके से भारत ने दुनिया भर को कोविड महामारी के दौरान वैक्सीन जो है वो पहुंचाई है, जो कि भारत को दुनिया में वर्ल्ड फार्मेसी का दर्जा जिसने दिलाया है। तो क्या वजह है कि दुनिया की फार्मेसी जो है वहां पर इलाज इतना महंगा है, वहां पर लोग अपने इलाज को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं? इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, इनकी हम बात करेंगे। दोस्तों, अनडाउटेडली दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पॉपुलेशन है। इनकी नीड्स को कैटर करने के लिए मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो दी बेस्ट होना चाहिए। बहुत बड़े स्तर के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट भारत को थी। अब अगर हम बात करें भारत में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो सर हमारे पास दो तरीके का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। एक तो है पब्लिक हेल्थ केयर और दूसरा है जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है। सर, अनडाउटेडली भारत में अर्बन एग्लोमरेशंस जो हैं, जो शहर है, वहां पर प्राइवेट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो वर्ल्ड क्लास है। वहीं दूसरी ओर जो पब्लिक हेल्थ केयर है वो आज भी ओवर क्राउडेड है। तो आप देख पाएंगे देश के बड़े शहरों में इस तरीके के स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स बने हुए हैं जो कि वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज देते हैं। सिर्फ भारत के लोग ही नहीं, दुनिया के अलग अलग देशों से लोग यहाँ पर हेल्थ या मेडिकल टूरिज्म के लिए आते हैं, यानी कि इनकी सर्विसेज जो है वो दी बेस्ट है। तो एक तो ये ऑप्शन भारत में पेशेंट के लिए रहता है, या दूसरा ऑप्शन है पब्लिक हेल्थ केयर। अब पब्लिक हेल्थ केयर यानी कि जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली है। पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम की अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, क्योंकि नंबर ऑफ डॉक्टर्स जो हैं वो लिमिटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना विशाल नहीं है। इन इस पर्टिकुलर पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत सारे लोगों की नीड्स को कैटर करना पड़ता है, जिस कारण से ये जो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है ये हमेशा ओवर क्राउडेड रहता है। घंटों तक लोग यहाँ इंतजार करते रहते हैं। हाइजीन उतनी नहीं होती है, नंबर ऑफ डॉक्टर्स की कमी है। तो ये दो मेजर हेल्थ इश्यूज हैं जो भारत में लोग फेस करते हैं व्हेन इट कम्स टू हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। जो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ओवर क्राउडेड है, और जो प्राइवेट वन है वो हाईली एक्सपेंसिव है। यानी कि उसके लिए बहुत ज्यादा कॉस्ट जो है वो इनकर करना होगा। डिपेंडिंग अपॉन योर डिजीज, द कॉस्ट कैन बी मैनेजेबल और मॉन्यूमेंटल। किस प्रकार की बीमारी किसी व्यक्ति को हुई है उस हिसाब से ये कॉस्ट जो है वो कई बार तो मैनेजेबल होती है कि कोई छोटी सी डिजीज है, 2 4 5 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, थोड़ा खर्चा जो है वो होता है, और उसके बाद पेशेंट जो है वो बिल्कुल सही होकर घर आ जाता है। लेकिन कई बार ये कॉस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि पेशेंट को या उसके परिवार को इतना अमाउंट पे करने के लिए शायद अपने सभी असेट्स तक को सेल ऑफ करना पड़ता है। और ये सारी की सारी कॉस्ट जो है वो पेशेंट द्वारा ही बेयर की जाती है, जिसे इनफेमसली कोट किया जाता है इंडियाज आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। यानी कि जब कोई बीमार होता है उसे अपनी जेब से कितना खर्चा देना होता है। हेल्थ के केस में भारत का जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो दुनिया में सबसे ज्यादा है। सर, 2018 में ये 63% था, यानी कि 63% पॉपुलेशन जो है वो हेल्थ केयर अवेल करने के लिए अपनी जेब से पैसा जो है वो पे करती थी। ये इंडिया का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर था जो दुनिया में सबसे ज्यादा था।
इंडियंस पे मोर मनी आउट ऑफ देयर पॉकेट्स देन सम ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड फॉर अवेलिंग हेल्थ केयर। जब बात आती है हेल्थ केयर को अवेल करने की, हेल्थ फैसिलिटीज को अवेल करने की, भारत के नागरिक जो है वो दुनिया के किसी पुअर कंट्री के कंपैरिजन में भी ज्यादा पैसा जो है वो स्पेंड करते हैं। यानी कि ये सब चीजें इस ओर इशारा करती हैं कि भारत में हेल्थ केयर जो है वो सबसे ज्यादा महंगी है। लेकिन सवाल ये है कि द कंट्री दैट इज लॉडेड एज द फार्मासिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो दुनिया की फार्मेसी कहलाती है, वहां पर वहां के नागरिकों के लिए जो हेल्थ केयर है वो इतनी अनअफोर्डेबल क्यों है? सर बहुत सारे रीजंस हैं जिन्हें हमें समझना होगा। सबसे पहले जब बात आती है हेल्थ रिलेटेड एक्सपेंडिचर की, तो इंडियंस जो है वो या भारत के नागरिक जो है वो उनका पैसा स्पेंड कैसे होता है? सर सबसे पहले तो मेडिसिन जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करती हैं हाईएस्ट शेयर। घर में छोटी-मोटी मेडिसिन ले जाने से हॉस्पिटल के खर्च के दौरान मेडिसिन्स के उपयोग में भारत करीब 72% कॉस्ट जो है वो मेडिसिन के लिए इनकर करते हैं। 70% अर्बन एरियाज में और 72% रूरल एरियाज में। उसके बाद जो सबसे ज्यादा खर्च होता है वो हॉस्पिटलाइजेशन में होता है। अगर हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ता है, कोई टेस्ट कराने पड़ते हैं, कोई कंसल्टेशन करानी पड़ती है। इसके अलावा मेडिसिन और इक्विपमेंट्स की कॉस्ट, उसके अलावा हॉस्पिटलाइजेशन में, चाहे हॉस्पिटलाइजेशन में कोई सर्जिकल प्रोसीजर हो, कोई टेस्ट हो, कंसल्टेशन हो, इसके अलावा नॉन हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस जैसे कि ट्रांजिट फूड। अब एक व्यक्ति अगर हॉस्पिटल में है तो उसके आसपास आना जाना रहेगा, उनके साथ जो लोग जाएंगे उनको कहीं रहना होगा, उनके खाने की व्यवस्था होगी, तो ये सब चीजों में कॉस्ट जो है वो इनकर होती। अब भारत जो है वो एक समय पर चीपेस्ट मेडिसिन का हब रहा है। आज भी हमने देखा फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन जो है पूरे भारत को बांटी गई, दुनिया में भेजी गई। सो इंडिया जो है इट इज द हब ऑफ चीपेस्ट मेडिसिन एंड वैक्सीन इन द वर्ल्ड। पोस्ट इंडिपेंडेंस, आजादी के इमीडिएटली बाद भारत की जो फार्मास्यूटिकल मार्केट थी वो डोमिनेटेड थी पेटेंटेड वेस्ट मेडिसिन। वेस्टर्न मेडिसिन, पश्चिमी देशों की जो पेटेंटेड मेडिसिन थी, यानी कि उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता था। एक कंपनी ने अगर कोई मेडिसिन बना दी सो हम उसकी जैसी दूसरी मेडिसिन नहीं बना सकते थे, हमें वो मेडिसिन उस ही कंपनी से खरीदनी होगी। सो वो कंपनी अपना मनमाना रेट जो है वो चार्ज करती थी, जिस वजह से पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का फार्मास्यूटिकल मार्केट जो है वो अनअफोर्डेबल था। लेकिन पेटेंट्स एक्ट ऑफ 1970 ने अबॉलिश कर दिया प्रोडक्ट एंड प्रोसेस पेटेंटिंग। यानी कि अब फार्मा के सेक्टर में दवाई के केस में जरूरी नहीं है कि एक कंपनी ने अगर एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए या पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए दवाई बना दी है तो उसका पेटेंट राइट हो जाएगा। इस पेटेंट और प्रोसेस, प्रोडक्ट और प्रोसेस पेटेंटिंग को अबॉलिश कर दिया गया फार्मास्यूटिकल्स के केस में, जिसका मतलब ये था कि अब भारत रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकता था। यानी कि जो हमारे पास दवाइयां थी उनको हम जान सकते थे, समझ सकते थे कि ये दवाइयां कैसे बनी है, और हम डोमेस्टिकली उन्हें मैन्युफैक्चर कर सकते। जैसे ही 1970s में ये पेटेंटिंग अबॉलिश हुई, भारत में मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स जो है वो ग्रो होना शुरू हो गई। आज थाउजेंड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स भारत में काम करती हैं। 1980s के बाद इन मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स का, फार्मा मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स का ग्रोथ जो है वो देखने को मिला। भारत जो है वो दुनिया भर में अफोर्डेबल और इफेक्टिव मेडिसिन आज एक्सपोर्ट करता है, और इसका क्लासिक एग्जांपल सर हमने वैक्सीन मैत्री देखा, जब दुनिया के अलग अलग देशों को भारत ने कोविड-19 के वैक्सीन जो है वो भेजी थी। अब सवाल यहां पर यह है कि भारत में जो मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं वो अलग अलग प्रकार की हैं। सबसे पहले आती हैं सर ब्रांडेड जेनेरिक मेडिसिन, फिर आती हैं ऑथोराइज्ड जेनेरिक्स, फिर आती हैं अनब्रांडेड जेनेरिक्स एंड ब्रांडेड पेटेंटेड मेडिसिन। ब्रांडेड जेनेरिक्स आर मोस्ट हेवीली कंज्यूम्ड। करीब 70, 80 या 90% मेडिसिन जो मार्केट में मिलती हैं या जो हम लोग कंज्यूम करते हैं वो है ब्रांडेड जेनेरिक। यानी कि एक जेनेरिक मेडिसिन जो किसी पर्टिकुलर ब्रांड से आता है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, शायद आपको मालूम होगा कि डॉक्टर्स आपको किसी दवाई का ब्रांड जो है वो रिकमेंड नहीं कर सकते। यानी कि वो आपको सिर्फ एक सॉल्ट रिकमेंड कर सकते हैं कि इस सॉल्ट की मेडिसिन ले लीजिए। उस सॉल्ट की अलग अलग ब्रांड्स की मेडिसिन आती हैं, लेकिन आज भी हमें बहुत जगह पे देखने को मिलता है कि डॉक्टर्स सॉल्ट रिकमेंड करने के बजाय एक ब्रांड जो है वो यहाँ पर सुजेस्ट करते हैं। ब्रांडेड जेनेरिक्स जो है वो अनपेटेंटेड मेडिसिन है विच पर्टिकुलर ब्रांड मैन्युफैक्चरर सेल्स अंडर देयर ब्रांड नेम। सो कुछ अनपेटेंटेड मेडिसिन जो पर्टिकुलर ब्रांड मैन्युफैक्चरर सेल करते हैं, यानी उन्होंने एक सॉल्ट दे दिया जो कुछ पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर्स ही जो है वो बेचते हैं अपने ओन ब्रांड नेम पर। फिर आती है अनब्रांडेड, यानी कि वहां पर ब्रांड नेम कोई नहीं होगा, दे आर नॉट टैग्ड टू एनी ब्रांड, और उनकी ऑलमोस्ट सेम एफिकेसी है। यानी कि जब आप वो दवाई खाएंगे, अगर आपने एक
ब्रांडेड पेटेंट अनपेटेंटेड मेडिसिन ली है या एक ब्रांडेड जेनेरिक मेडिसिन ली है और उसका साइमल्टेनियस सब्स्टिट्यूट अनब्रांडेड फॉर्म में भी मौजूद होगा, तो डॉक्टर आपको एक सॉल्ट रिकमेंड कर सकते हैं। इट्स एंटायरली योर चॉइस कि आप ब्रांडेड किसी पर्टिकुलर ब्रांड एसोसिएटेड दवाई खरीदें या वही सेम सॉल्ट आप किसी अनब्रांडेड दवाई का जो है वो ले सकते हैं। दोनों की सेम ही इफेक्टिवनेस, दोनों की सेम ही एफिकेसी होती है। लेकिन होता क्या है सर, मैन्युफैक्चरर्स यूज टैग ऑफ ब्रांड टू इंस्टिल इंश्योरेंस ऑफ एश्योरेंस ऑफ ग्रेटर क्वालिटी। दुकान पे आपने सुना होगा, आप जाते हैं तो आप पूछते हैं कि ये पर्टिकुलर सॉल्ट की दवाई लेनी है, वो आपके सामने दो दवाइयां रखेगा, सर ये दवाई जो है ये 700 रुपए की है, ये दवाई जो है वो 50 रुपए की। अगर कोई कहता है कि मैं 50 रुपए वाली दवाई दूंगा, अनडाउटेडली दोनों का रिजल्ट जो है वो बिल्कुल सेम है। लेकिन जब कोई कहेगा कि मैं 50 रुपए वाली दवाई खरीदूंगा, तो दुकानदार ही उसे मना कर देगा कि सर इसका इतना ज्यादा रिजल्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो ब्रांडेड मैन्युफैक्चरर है वो उस दुकानदार को, इवन उस डॉक्टर को भी इंसेंटिवाइज कर रहा है कि उनके ब्रांड की जो दवाइयां हैं वो रिकमेंड की जाए। दिस ब्रांड डिफरेंशिएशन मेक्स ब्रांड जेनरिक कॉस्ट सिग्निफिकेंटली हायर देन अनब्रांडेड वंस। तो वो जो दवाइयां जो ब्रांड से आती हैं वो अनडाउटेडली महंगी होंगी, क्योंकि उनको प्रमोट करने के लिए भी ब्रांड्स जो है, कंपनीज जो है वो काफी ज्यादा कॉस्ट इनकर कर रही हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है दे एम्प्लॉय अ वाइड रेंज ऑफ डिफरेंशिएशन एंड विजिबिलिटी टैक्टिक्स टू फेस द कट थ्रोट कंपटीशन इन इंडिया। भारत में क्योंकि मार्केट बहुत बड़ी है सर, पॉपुलेशन ज्यादा है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर्स आपके मेडिसिन को कंज्यूम करेंगे, जिस वजह से कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ज्यादा से ज्यादा फार्मा कंपनीज इस मार्केट को कैप्चर करना चाहती हैं। कट थ्रोट कंपटीशन है, तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज अलग अलग टैक्टिक्स अपनाती हैं ताकि इस कंपटीशन में सर्वाइव किया जा सके। वो टैक्टिक्स किस प्रकार के हैं? वो डॉक्टर्स के पास पहुंचते हैं। फार्मा कंपनीज वाया मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव्स, जिन्हें एमआरस भी कहा जाता है, वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं। उन्हें काफी सारे इंसेंटिव्स और गिफ्ट्स जो हैं वो प्रॉमिस करते हैं कि आप हमारी दवाई रिकमेंड कीजिए। उन्हें कॉन्फ्रेंसेस में उन्हें वेकेशंस आदि पे भेजा जाता है अगर वो पेशेंट्स को उनकी ब्रांड की प्रिस्क्रिप्शन जो है वो देंगे। यानी कि डॉक्टर या तो डायरेक्ट ब्रांड नेम लिख करके रिकमेंड कर देगा, अगर, क्योंकि ऐसा अलाउड नहीं है तो डॉक्टर को एक रिस्क रहता है, अगर वो ब्रांड नेम ना भी रिकमेंड करें तो वो क्या करते हैं कि वो एक जेनेरिक सॉल्ट लिख करके ओरली या वर्बली बोल करके पेशेंट को कह देंगे कि ये दवाई है इस ब्रांड की ले लेना, सो दैट ज्यादा इफेक्टिवली असर करे। और पेशेंट की एक सिंपल सी टेंडेंसी है कि हम अपने हेल्थ केयर को लेकर के नो कॉम्प्रोमाइज करेंगे। पेशेंट का एटीट्यूड होता है नो कॉम्प्रोमाइज ऑन हेल्थ केयर। तो सब डॉक्टर ने बोल करके रिकमेंडेशन दे दी कि आप ये पर्टिकुलर ब्रांड जो है वो ले लीजिएगा, तो टोटल पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है कि अब वो अनब्रांडेड मेडिसिन को चूज करेगा, क्योंकि उसके दिमाग में ये चल रहा है कि डॉक्टर ने इस पर्टिकुलर ब्रांड की मेडिसिन लेने को कहा है, जिस वजह से जो हेल्थ केयर है वो काफी ज्यादा कॉस्टली होती जा रही है। द नेचर ऑफ टर्शरी केयर इन इंडिया हैज चेंज ड्रास्टिकली। पिछले 30 सालों में या 3 दशकों में काफी ज्यादा बदलाव जो है वो हेल्थ केयर में आए हैं। ऑफन क्रिटिक्ड एज कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर। तो पहले क्या हुआ? पहला कारण क्या था? दवाइयां महंगी। और दवाइयां महंगी क्यों है वो मैंने आपको बताया। सिर्फ दवाइयां ही हमारे इस कॉस्ट का हिस्सा नहीं है, एक बड़ा हिस्सा जो है वो हॉस्पिटलाइजेशन है, अगर किसी को एडमिट होना पड़ता है। तो कुछ साल पहले भारत में एक बदलाव हुआ हेल्थ केयर को लेकर के, जिसे कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर कहा गया। पहले क्या था? पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था। ज्यादातर हेल्थ केयर जो है वो बिलोंग करते थे चैरिटेबल ट्रस्ट या फाउंडेशंस को, विच प्रायोरिटाइज्ड केयर ओवर प्रॉफिट। आज से 3 दशक पहले देश में ज्यादातर हेल्थ केयर, आज भी आप देखेंगे बहुत सारे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे ट्रस्ट हैं जो हॉस्पिटल्स को मेंटेन करते हैं। सो उनका उद्देश्य प्रॉफिट्स नहीं बल्कि केयर होता है। लेकिन 1980s के बाद, क्योंकि चैरिटेबल ट्रस्ट या इस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनके पास रिसोर्सेज लिमिटेड थे, क्योंकि जब आप ज्यादा प्रॉफिट नहीं मेक कर पाएंगे तो आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यू डू नॉट हैव एक्सेस टू दोज मच रिसोर्सेज। तो सरकार को लगा कि हमें कुछ बेस्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर वाले हॉस्पिटल्स की जरूरत है। सो आफ्टर 90s जो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल सेट कर रहे थे, सरकार उन्हें कुछ इंसेंटिव देना शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि सरकार को लगा कि सारी की सारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है, लेटेस्ट टेक्निक्स है, वो चैरिटेबल या पब्लिक हॉस्पिटल्स में नहीं पहुंचाई जा सकती हैं, जिस वजह से प्राइवेट सेक्टर को इसमें स्टेप इन करना चाहिए। तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल सेटअप होना शुरू हुए, उन्हें कुछ इंसेंटिव्स जैसे कि लैंड सरकार द्वारा मिनिमल रेंट पे दी जाने लगी, मैसिव टैक्स कंसेशंस दिए जाने लगे। उद्देश्य ये था कि इनको इंसेंटिवाइज करो ताकि ये
अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दे सके और एक प्रॉमिस उनसे मांगा गया कि वो फ्री हेल्थ केयर देंगे गरीब लोगों को। सरकार का उद्देश्य ये था कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो रोल इन करेगा, प्राइवेट सेक्टर बेहतरीन क्वालिटी के हॉस्पिटल्स और बेहतरीन क्वालिटी का हेल्थ केयर देगा। इस वजह से इन्हें इंसेंटिवाइज किया गया और उनसे ये मांग की गई कि एटलीस्ट जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसे फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ केयर मिलना चाहिए, लेकिन सर ऐसा हुआ नहीं। सरकार द्वारा दिए जाने वाले इन इंसेंटिव्स की वजह से प्राइवेट और कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स भारत में बढ़ते चले गए, जो कि फॉर प्रॉफिट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं। अब यहां पर क्या है, दीज हॉस्पिटल्स इंप्लॉय लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज, इनके पास बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजीज है, सुपीरियर क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर है, बड़ी से बड़ी डिजीज का इलाज है, लेकिन उसके लिए जो कॉस्ट है वो भी बहुत ज्यादा हाई। Hospitals in public sector pose a larger gamut issues of for patients. So जो सरकारी या सार्वजनिक हेल्थ केयर फैसिलिटी है वहां पर बहुत सारे इश्यूज पेशेंट्स फेस करते हैं, जैसे कि कई बार लैक ऑफ हाइजीन है, डिसरिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट है, क्राउडेड एरियाज हैं, लंबा समय देना पड़ता है, डॉक्टर्स की कमी है। तो इस वजह से लोग पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर के कंपैरिजन में प्राइवेट सेक्टर को जो है वो प्रेफर करते हैं। देयर आर शॉकिंग इंस्टांसेस ऑफ डॉक्टर्स एब्सेंटिज्म इन पब्लिक हेल्थ केयर बिकॉज ऑफ लो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। अगर हम कंपेयर करें प्राइवेट सेक्टर के डॉक्टर्स के सैलरीज या उनके फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को विद दोज ऑफ पब्लिक सेक्टर, तो प्राइवेट सेक्टर के डॉक्टर्स जो है दे आर मेकिंग अ लॉट मोर मनी आउट ऑफ इट। वेयर सरकारी या सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में जो डॉक्टर्स हैं उनकी सैलरीज इतनी ज्यादा नहीं होती है, जिस वजह से वो लो फाइनेंशियल इंसेंटिव उन्हें फोर्स करता है कि वो प्राइवेट प्रैक्टिस की ओर जाए। जब वो प्राइवेट प्रैक्टिस की ओर जाते हैं तो पब्लिक सिस्टम में डॉक्टर्स का एब्सेंटिज्म जो है वो देखने को मिलता है, जिस वजह से पब्लिक को सफर करना पड़ता है। अब इनका सॉल्यूशन क्या था हमारे पास? सर सॉल्यूशन ये था कि दो प्रॉब्लम्स बड़ी थी। एक थी हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट ज्यादा था और साथ ही साथ दवाइयां बहुत महंगी थी। तो सॉल्यूशन के रूप में सरकार ने अलग अलग इंश्योरेंस स्कीम्स जो है वो लाई, विद इंडियन स्टेट हैज बीन डूइंग सिंस लास्ट डिकेड एंड हाफ आर प्रैक्टिकल प्रोग्रेसिव स्टेप्स गिवन गिवन द डोमिनेंट प्राइवेटाइज्ड मार्केट ऑफ हेल्थ केयर। सो सरकारें अलग अलग हेल्थ केयर स्कीम्स जो है वो लेकर के आ रही है। प्राइवेट हेल्थ केयर के बारे में आपने सुना होगा, प्राइवेट हेल्थ केयर इंश्योरेंस स्कीम्स के आपने बारे में आपने सुना होगा। अलग अलग कंपनीज आपको हेल्थ इंश्योरेंस देती हैं, आपको मंथली या ईयरली कुछ प्रीमियम पे करना होता है, और वो अमाउंट अगर कभी एक पर्टिकुलर पूल अप अमाउंट आपका इंश्योरेंस का बन जाता है, मान लीजिए किसी का 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस है, तो जब भी आप बीमार पड़ते हैं आप उस इंश्योरेंस की मदद से 10 लाख रुपए का इलाज ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ प्रीमियम भरना रहता था। एंड नॉट एवरीबडी वॉज कैपेबल ऑफ पेइंग दैट प्रीमियम। सो डज इट मीन कि जो अमीर है सिर्फ वही हेल्थ केयर या वही इलाज करवा पाएगा? जिसके अब सबसे ज्यादा जरूरत किसको है? सर एक व्यक्ति जो मंथली या ईयरली प्रीमियम देने में सक्षम है, इट मीन्स कि वो कुछ बीमारियों के खर्चे को सस्टेन करने में भी सक्षम होगा। यहां पर जरूरत उन लोगों को थी जो सबसे पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी थे, क्योंकि नीदर दे कैन अफोर्ड द प्रीमियम्स ऑफ प्राइवेट इंश्योरेंसेस नॉर दे कैन अफोर्ड द हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर। तो इस वजह से सरकार ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत करी, जिसमें हर परिवार को 5 लाख रुपए प्रति वर्ष तक का हेल्थ कवरेज जो है वो दिया जाता है। यानी कि एक फैमिली के अंदर अगर कोई बीमार पड़ता है तो 1 साल के पीरियड में एक व्यक्ति 5 लाख रुपए तक का इलाज जो है वो ले सकता है। तो ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल स्कीम है जो कि सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत शुरू की गई है। दूसरा जो कंसर्न यहाँ पर था, हमें दवाइयों को अफोर्डेबल बनाना था, मेकिंग क्वालिटी मेडिसिन अफोर्डेबल। इस उद्देश्य के साथ में, क्योंकि गरीब व्यक्ति जो है उसके लिए बहुत ज्यादा डिसएडवांटेजेस हो जाता था महंगी दवाई खरीदना, या तो वो दवाई खरीद नहीं पाता था, अगर खरीद पाता तो उसके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता था, वो डेट में फंस जाता था या अपने असेट्स को बेचना उसे पड़ता था ताकि वो दवाइयां खरीद सके। इस उद्देश्य के साथ सरकार ने जन औषधि मेडिकल स्टोर्स की शुरुआत जो है वो करी है। जन औषधि मेडिकल स्टोर्स का यहाँ पर क्या रोल है? सर ये जेनेरिक मेडिसिन को काफी कम प्राइस पे जो है वो प्रोवाइड कराते हैं। तो ये दो स्कीम सरकार द्वारा शुरू की गई है, लेकिन इनके भी अपने अपने डिसएडवांटेजेस है, उसके भी हम बात करेंगे। जो भारतीय जन औषधि परियोजना है, यहाँ पर वही सेम एफिकेसी वाली मेडिसिन बहुत मार्केट से 90% तक सस्ती जो है वो मिलती है। ये दो स्कीम सरकार ने इस दिशा में, ये दो स्टेप्स एक प्रेजवर्दी स्टेप्स हैं जो सरकार ने हेल्थ केयर को अफोर्डेबल बनाने के लिए शुरू किए थे, लेकिन इनके भी अपने कुछ लिमिटेशंस है। फॉर एग्जांपल जो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना है, जिसके तहत 5 लाख रुपए तक का इलाज मिलता है, वो उसी केस में मिलता है अगर पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है। तो जरूरी नहीं है कि हर बीमार व्यक्ति जो है वो हॉस्पिटल में ही एडमिट है, कुछ लोग घर पे भी हैं, उनकी भी रेगुलर टेस्ट की या रेगुलर दवाई के खर्चे को जो है वो इसमें कवर नहीं किया जाता। वहीं दूसरी ओर जब
जन औषधि की बात आती है, जन औषधि सेंटर्स जहाँ पर ये सस्ती दवाइयाँ मिलती हैं, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि इम्पोर्टेंट दवाइयाँ वहाँ पर या तो होती नहीं हैं या फिर उनके आने में काफ़ी समय लगता है। तो ये कुछ छोटी-छोटी लिमिटेशंस हैं, जिन्हें ओवरकम करके हम भारत में जो हेल्थ केयर रिलेटेड एक्सपेंडिचर है, उसको एक आम नागरिक के लिए बहुत ही कन्वीनिएंट बना सकते हैं। आई होप हम विस्तार से ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझ सके होंगे। दोस्तों, हेल्थ केयर रिलेटेड क्वेश्चंस में या इवन सोशल इश्यूज में भी हमें कभी ये सवाल जो है मेंस के अंदर पूछा जा सकता है। आई होप हम विस्तार से इसको समझ पाए होंगे और डिटेल में इसके बारे में एग्जाम में हम लिख सकते हैं। इस तरीके के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ बने रहे हमारे चैनल पाथफाइंडर में, हमारे साथ हमारे प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज में जुड़िए, जहां आपको बेस्ट ऑफ द फैकल्टी द्वारा यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी और आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। आपको एनरोल करना होगा हमारे साथ यूजिंग दिस कोड SAR10, क्योंकि ये कोड आपको मैसिव डिस्काउंट्स हमारे सभी कोर्सेज पे दिलाएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।